मेनली मेरे दिमाग में सेकेंड या थर्ड ईयर से मेरे दिमाग में सिविल सर्विसेज का वो ख्याल आया। बचपन से ये ख्याल नहीं था, तब मुझे पता भी नहीं था कि आईएएस आईपीएस होती क्या चीज़ है। मैं सोचा कि शायद एक बार एग्ज़ाम दूंगा तो शायद एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये भ्रम ही निकला। पहली बार में मेरा एग्ज़ाम जो है पहला स्टेज ही क्लियर नहीं हुआ था। कुछ कारण भी थे, अपने भी कुछ गलतियाँ थे। एग्ज़ाम में मैंने OMR शीट्स जो है उसको पूरे गोले नहीं कर पाया था, मेरे 10 गोले छूट गए थे। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगर यह कहा जाए कि साहिर लुधियानवी साहब के इस शेर को आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवेश से आने वाले अनिल बसाक ने सच साबित किया है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा नाम अनिल बसाक है। मैंने इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है और इस बार मेरी रैंक 616 आई है। ये मेरा दूसरा प्रयास था सिविल सर्विसेज में और इस बार मुझे उम्मीद है कि IRS या IPS में से एक सर्विस मिलना चाहिए। मेरा प्राइमरी एजुकेशन क्लास 8 तक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से रहा है और उसके बाद मैंने 10वीं जो है अररिया पब्लिक स्कूल से किया है। और मैं बचपन में ताती बस्ती में था, वहाँ पे भाड़े के घर पे था। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे क्लास 5 में जब मैं था तब यहाँ पे हम लोग नेपालर कॉलोनी में आए थे। और उसके बाद जो है क्लास 12 जो है मैंने बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया था। और स्कूल में मैं बहुत टॉपर तो नहीं था, लेकिन मैथ्स में अच्छा था और शुरू के टॉप 10 या टॉप 15 बच्चों में ही हमेशा रहता था स्कूल में। अब मैट्रिक मेरा 2011 में कंप्लीट हुआ था। मैट्रिक में मेरा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट नहीं था। जब बच्चे यहाँ पे 10 CGPA ला रहे थे तो मेरा 9 CGPA था, तो मुझे थोड़ा निराशा ही हुआ था। तो उस समय मेरा ख्याल था कि मैं बाहर पटना जाऊँगा, वहाँ से IIT JEE की तैयारी करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद मेरे बस का नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे 11वीं 12वीं में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बाल मंदिर में एडमिशन लिया। फिर मैंने सोचा कि स्कूलिंग ही करता हूँ, शायद BSc करूँगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आया था वहाँ पे IIT JEE की तैयारी करूँगा। तो उसके बाद 12वीं के बाद मैं 1 साल कोटा में था। फिर वहाँ पे IIT JEE की तैयारी की और IIT का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। जब मैं कॉलेज में गया और जब मैं कॉलेज में स्टार्टिंग में ही जो NSS एक होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, बहुत सारे कॉलेजेस में रहता है, ये इसमें समाज सेवा के बहुत सारे काम करते हैं। तो उसमें जो था उसमें मैं एक स्लम है हमारे कॉलेज के पास, मुनीर का स्लम नाम है, वहाँ पे मैं पढ़ाने जाता था बच्चों को और बहुत सारे NGOs के साथ भी काम किया हुआ है। तो उससे मुझे लगा कि पब्लिक सर्विस जो है उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो है, जो कि IAS और IPS ऑफिसर्स जो हमारे कॉलेज में जो आते हैं, जो हमारे कॉलेज से ही पास आउट रहे, वो लोगों ने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया सिविल सर्विसेज के लिए। तो मेनली मेरे दिमाग में सेकेंड या थर्ड ईयर से मेरे दिमाग में सिविल सर्विसेज का वो ख्याल आया। बचपन से ये ख्याल नहीं था, तब मुझे पता भी नहीं था कि IAS IPS होती क्या चीज़ है। एक एम्बैरेसिंग था मोमेंट कि जब मैं स्कूल में क्लास 6th में था, शायद मेरे ख्याल से 5 या 6 में था, तो मेरे पीछे एक मेरा दोस्त था। तो उसको कुछ आता नहीं था पेपर में, या बहुत उसको मुश्किल था, पढ़ के नहीं आया था। तो उसको मैं पेपर अपना दिखा रहा था। इनफैक्ट मैंने अपने पेजेस उसको दे दिए थे कॉपी करने को। तो उसने कॉपी किया, लेकिन बीच में हमें टीचर ने पकड़ लिया था। तो फिर एग्ज़ाम के दौरान ही काफ़ी डांट भी लगाई उन्होंने, कहा कि यही सब तुम लोग करते हो। लेकिन बाद में उसके बाद से फिर मैंने तो चीटिंग तो खुद तो नहीं करता था, लेकिन दूसरों को भी फिर चीटिंग कराना बंद करा दिया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। जी, मेरा ये प्लान है कि मैं 4 अक्टूबर को दोबारा UPSC का प्रीलिम्स दूंगा। इस बार मैं बस रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि IAS तो नहीं मिलेगा इस बार में, लेकिन अगली बार जो 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है ये देके शायद मिल जाए। और फिर जनवरी में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करूँगा। अगर मुझे इनकम टैक्स मिल गया तो नागपुर में ट्रेनिंग रहेगी, अगर IPS मिला तो हैदराबाद में, और मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक मिलना चाहिए। उनकी इस कामयाबी का श्रेय उनके पिता विनोद बसाक को जाता है। अपने बेटे के लिए विनोद बसाक ने जो त्याग, तपस्या और कठिन मेहनत की है, वो किशनगंज जैसे छोटी जगह के लिए एक आदर्श उदाहरण है। पिता विनोद बसाक बच्चों को पढ़ाने के लिए दशकों पहले अपने गांव खारोदोह छोड़कर किशनगंज शहर आकर बस गए थे, जहां उन्हें परिवार के साथ एक लंबे वक्त तक किराए के मकान में रहना पड़ा। शुरुआत के दिनों में वह एक कपड़े की दुकान में काम करते थे, लेकिन परिवार के पालन पोषण में परेशानी हो रही थी। इस वजह से वह फेरी का काम करने लगे।
जी, उनका बहुत स्ट्रगल रहा है। पहले वो नौकरी भी करते थे, जयकरण दफ्तरी जी जो है उनके यहाँ पे, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन आधा से ज़्यादा जो है उनका जो इनकम जो है वो एजुकेशन के पीछे ही जाता था हमारा। और हम लोग जो है ज़्यादा फिर इधर उधर की कुछ चीज़ें, कोई शौक़ वौक़ पूरे नहीं कर सकते थे। बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी कट रही थी और भाड़े के घर पे भी थे, तो लग नहीं रहा था कि हम लोग आगे बहुत बढ़ पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खुलते गया और हम लोग पढ़ते रहे, और पापा का भी थोड़ा इनकम जो है वो थोड़ा बढ़ा और हम लोग आज यहाँ तक आ गए। मैं घर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड ही था, मतलब, और घर पे कुछ अगर होता भी था तो पापा बताते नहीं थे। घर पे कुछ भी समस्या रहता था वो कभी नहीं बताते थे मुझे, क्योंकि शायद मैं उस समय तो कुछ कर नहीं सकता था इसलिए। तो हाँ, लेकिन मेन दिक्कत थी आर्थिक स्थिति की, क्योंकि घर पे स्थिति बहुत ख़राब थी। उस समय बिज़नेस भी ख़राब चल रहा था उनका, सब कुछ ख़राब चल रहा था। उस समय जॉब भी नहीं था मेरे पास, तो लग रहा था कि गलत ही मैंने फ़ैसला किया शायद यूपीएससी में आने का। और पहली बार में एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ था, तो और लग रहा था कि शायद गलत ही कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा था कि एक बार और देता हूँ, अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मैं दूसरे एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी या एसएससी का शायद देता, लेकिन किस्मत से हो गया। तो अब ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना पड़ेगा। कि फ़ेसबुक जो है, मैं हूँ तो बहुत पहले से 2009 या 10 से ही हूँ, लेकिन जब मैं आ गया था कॉलेज में तब मैंने फ़ेसबुक, या जब भी मैं प्रिपरेशन में रहा हूँ तब मैंने फ़ेसबुक और पूरा सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था। डीएक्टिवेट मतलब कभी मैं चलाता नहीं था, भले ही मैंने अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं किया, लेकिन मैं कभी लॉगिन वगैरह करता नहीं था। जब मैं आईआईटी की तैयारी में था तब भी मैंने छोड़ दिया था, और जब मैं कॉलेज में जब तैयारी चालू किया था यूपीएससी का तब भी छोड़ दिया था। कभी महीने में या 2-3 महीने में एक बार मैं बस खोलता था, और अब जाके मैंने फ़ेसबुक, जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा तब जाके मैंने खोला। और मेरे बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे जो भी बर्थडे विशेस जो भी होंगे वो हमेशा ही पेंडिंग रह जाते हैं। तो सोशल मीडिया का बिल्कुल काम तो नहीं है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया में सिर्फ टेलीग्राम एक काम का है, जहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाता है। फेसबुक और व्हाट्सएप तो बिल्कुल काम के नहीं है। और उससे बेहतर है कि आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे बहुत सब आपको वीडियोस मिल जाएगा एजुकेशन वाले। गूगल सर्च से आपको जो भी सीखने को मिल रहा है, या बहुत सारे और वेबसाइट है यूपीएससी के, जैसे मृणाल होता है, mrunal.org, फ्री यूपीएससी मटेरियल, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। एक तो ये एग्ज़ाम में मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। आईआईटी का एग्ज़ाम अगर था उसमें आपका दिमाग जो है थोड़ा तेज़ हो तो फ़ायदा है। यहाँ पर आपका दिमाग कितना भी तेज़ हो वो अपनी जगह है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। रोज़ रोज़ यहाँ पर सिलेबस ऐड हो रहा है, क्योंकि रोज़ अखबार आ रहा है, रोज़ उसमें कुछ खबरें आ रही है, वो एग्ज़ाम का पार्ट बनते जा रहा है। तो सबसे पहले तो अखबार जो है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो। हिंदी का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो पुराने जो क्वेश्चंस पेपर जो रहते हैं, ठीक है, उनको देखना पड़ेगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में डिमांड क्या है, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन नहीं कर सकते कि ये पूछा जाता है यूपीएससी में, फेसबुक पोस्ट में आपने देख लिया है, उनको आप यकीन नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक और बात ये भी है कि सिलेबस जो होता है एग्ज़ाम में वो है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है कि जो कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन, मतलब कहीं से भी कुछ नहीं आता है। वो सिलेबस में जो लिखी चीज़ें रहती हैं उन्हीं से पूछते हैं यूपीएससी, सिलेबस से वो बाहर नहीं जाती। कुछ चीज़ें जैसे नहीं आती एग्ज़ाम में, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, या कुछ जो बैंक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस बैंक का एमडी कौन है, सीईओ कौन है, ये सब हमसे नहीं पूछा जाता। यहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग। प्रीलिम्स जो है उसमें भी जो है थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, और मेंस जो होता है वो पूरी तरह से लिखने वाला होता है। उसमें तो फैक्ट्स तो बहुत पूछते ही नहीं है, उसमें एक ब्रॉड एक क्वेश्चन डालेंगे, आपको उस पर लिखना है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो गलतियाँ जो लोग जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि इसमें कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। वो 8 तरह की चीज़ें पढ़ लेते हैं, 8 जगह से एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं। उसके जगह आपको कम से कम किताबों को पढ़ना चाहिए, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को 8-9 बार पढ़ जाना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और एग्ज़ाम में जो है तब आप रिपीट कर पाओगे। अगर आप आंसर्स तभी लिख पाओगे जब आपने 6-7 बार एक ही चीज़ को पढ़ रखा है, तो आपके दिमाग में छप जाएगा वो। और इसी तरह प्रीलिम्स भी है कि आप जो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं अदर देन अखबार, सिर्फ अखबार को आप 2-3 बार नहीं पढ़ सकते बार बार। बाकी जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, कोई भी किताब हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी किताब हो, चाहे लक्ष्मीकांत होता है, इन सब को कम से कम 4 या 5 बार मिनिमम पढ़ना चाहिए। जो भी बुक्स है मिनिमम 4 या 5 बार। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ सकते हैं 6-7-8 बार तो अच्छा रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कुछ है याद रखने को कि आप याद नहीं रख सकते 1 या 2 बार पढ़ के।
और कोशिश यही कीजिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको ये सोचिए कि क्या मैं इसको एग्ज़ाम में याद रख पाऊँगा कि नहीं। सिर्फ ये अखबार के लिए ऐसा है कि जहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, अखबार में आपको ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ट्रेंड ज़रूर याद रहेगा फाइनल एग्ज़ाम में। और जब आप रिवाइज़ करेंगे मैगजीन या किसी से तो आपको याद रहेगा कि ये अखबार में आया था। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो फिर भी प्रयास कीजिए किसी तरह से भी 1 साल 1.5 साल तैयारी की, अगर आप जो भी एग्ज़ाम का करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आपको पूरा भरोसा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और आप सही दिशा में मेहनत करते ही रहेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो आप 1-2 साल आप किसी तरह से उधार या कुछ भी करके आप मैनेज कर लीजिए। बाद में जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छा ही लगेगा कि स्ट्रगल करके हम लोग आगे निकले। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है परिवार में, अगर आप बड़े लड़के हो या जो भी हो, घर के जिम्मेदार आदमी एक ही अगर हो, तो शायद आप कर सकते हो काम। बाद में आप अपने एग्ज़ाम या जो भी आपका करियर है उसको आप उसमें आप जा सकते हो।